डियर स्टूडेंट, मैं संतोष सर अपने यूट्यूब चैनल गुरु वाटिका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट का पार्ट 4 लेकर आया हूं, जिसके अंतर्गत मैं आप लोगों को क्रिस्टल लैटिस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस in 2 dimension, crystal lattice in 3 dimension, lattice point, unit cell, parameter of unit cell, types of unit cell and Bram's lattice के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं आज क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस के बारे में। तो व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस? तो जनरली ए रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ लैटिस पॉइंट, atoms, ions or molecule in a 3-dimension space is known as crystal lattice और space lattice। लैटिस पॉइंट का स्पेस में 3-dimensional अरेंजमेंट, या ये कह सकते हैं कि लैटिस पॉइंट का स्पेस में रेगुलर अरेंजमेंट ही क्या कहलाता है? क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, अब क्रिस्टल लैटिस में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मेरा क्या हो सकता है? एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकता है और मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो उसके लिए कोड याद रखना है एम, AIMM। एम का ए से एटम्स, आई से आयन, एम से मॉलिक्यूल। ठीक है, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट लैटिस पॉइंट्स के बारे में। द पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन ए स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस इज नॉन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। यानी किसी भी क्रिस्टल लैटिस में उपस्थित वह स्थान जहां पर क्रिस्टल, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उपस्थित होता है, उसे ही हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ईच लैटिस पॉइंट इन द क्रिस्टल लैटिस हैज द सेम सराउंडिंग। यानी सभी क्रिस्टल लैटिस में जो लैटिस पॉइंट होता है उसके चारों ओर का सराउंडिंग क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, दूसरा है ईच एंड एवरी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय ए लैटिस पॉइंट इन द 3-dimensional स्पेस। यानी 3-dimensional स्पेस में प्रत्येक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा पॉइंट है two or more crystalline substances may have the same crystal lattice और space lattice। यानी दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में सेम स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस हो सकता है। चौथा पॉइंट है ए क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ वेरियस यूनिट सेल। यानी एक क्रिस्टल लैटिस में कई प्रकार का यूनिट सेल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 2-dimensional crystal lattice। In a 2-dimensional crystal lattice और space lattice, it is necessary to specify 2 edge length and angle between them। यानी 2-dimensional में क्रिस्टल लैटिस के लिए हमें 3 मेजरमेंट चाहिए, यानी पैरामीटर 3 चाहिए। 2 एक्सियल लेंथ या फिर एज लेंथ और एक उसके बीच का एंगल। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पैरामीटर ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन 2 डायमेंशन। तो पैरामीटर ऑफ 2 डायमेंशन के आधार पर क्रिस्टल लैटिस को 5 भागों में बांटा गया है। तो पहला स्क्वायर, दूसरा पैरेललोग्राम, तीसरा रेक्टेंगुलर, चौथा रोम्बिक और पांचवा हेक्सागोनल। ठीक है, तो स्क्वायर क्रिस्टल सिस्टम का एक्सियल लेंथ A=B जबकि एंगल L=90 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम का A=B जबकि एंगल L=90 डिग्री होता है। रेक्टेंगुलर का A=B होता है जबकि एंगल L=90 डिग्री होता है। रोम्बिक का A=B होता है जबकि एंगल L=90 डिग्री होता है। और हेक्सागोनल का एक्सियल लेंथ A=B होता है जबकि एंगल L=90 डिग्री होता है, =60 डिग्री होता है। ठीक है, तो हम लोग क्रिस्टल लैटिस इन 2 डायमेंशन को कैसे याद करेंगे? टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस इन 2 डायमेंशन।
तो उसके लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, अच्छी तरह से याद रखेंगे तो आसान होगा इसे याद करने में। तो मेरे पास एक गर्ल्स स्टूडेंट थी जो पढ़ने आई थी, उसका नाम था साक्षी प्रिया, और एक बॉय स्टूडेंट आया था पढ़ने के लिए जिसका नाम था ऋतिक रोशन। वह दोनों पढ़ के एग्जाम दे के पास आउट हो गया। तो फिर वो लोग कहाँ चला गया, वापस अपने घर की ओर। ठीक है, तो उसी तरह उसी को लेके सेंटेंस याद रखना है, साक्षी प्रिया एंड ऋतिक रोशन इन होम। साक्षी प्रिया एंड ऋतिक रोशन इन होम। साक्षी का एस से स्क्वायर, प्रिया का पी से पैरेललोग्राम, ऋतिक का आर से रेक्टेंगुलर, रोशन का आर से रोम्बिक और होम का एस से हेक्सागोनल। इस तरह हम लोग आसानी से क्रिस्टल लैटिस इन 2 डायमेंशन को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आते हैं 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। इन ए 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस it is required to specify 3 axial length A, B and C and angle between them। यानी क्रिस्टल लैटिस इन 3 डायमेंशन का हमें 6 पैरामीटर की आवश्यकता है। ठीक है, 3 एक्सियल लेंथ यानी एज लेंथ और 3 एक्सियल एंगल। तो एक्सियल लेंथ को हम लोग ए, बी एंड सी से डिनोट करते हैं, जबकि एक्सियल एंगल को अल्फा, बीटा एंड गामा से डिनोट करते हैं। एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल के अकॉर्डिंग तो क्रिस्टल सिस्टम इन 3 डायमेंशन कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। वही मैंने लिखा है, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। क्रिस्टल सिस्टम इन 3 डायमेंशन। ठीक है, तो 3 डायमेंशन में क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। फर्स्ट क्यूबिक, सेकेंड टेट्रागोनल, थर्ड ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ रोम्बोहाइड्रल, फिफ्थ हेक्सागोनल, 6 मोनोक्लिनिक और लास्ट 7th ट्राइक्लिनिक। ठीक है, अब इस क्रिस्टल सिस्टम को हम लोग याद कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को एक मैट्रिक बता रहा हूँ, उसके थ्रू आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट का कोई ना कोई बेस्ट फ्रेंड होगा या फिर बेस्टी हम लोग कहते हैं। CT स्कैन कराना है और ओवरऑल HMT घड़ी गिफ्ट में दे देना है। ठीक है, CT स्कैन कराना है यानी CT और HMT घड़ी गिफ्ट में दे देना है। तो वही मैंने लिखा, CT स्कैन और HMT। C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहाइड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो अब हम लोग इसका एक्सियल लेंथ कैसे याद करेंगे। ठीक है, तो वेरी सिंपल है। तो क्यूबिक के लिए क्या बताया, A इक्वल टू B, B इक्वल टू C। टेट्रागोनल के लिए A इक्वल टू B, B नॉट इक्वल टू C। ऑर्थोरोम्बिक के लिए A नॉट इक्वल टू B और B नॉट इक्वल टू C। अब ये जो मैंने स्टार्टिंग 3 क्रम दिया, अब इसी 3 क्रम को मैं फिर अगेन रिपीट कर दिया। तो इसलिए रोम्बोहाइड्रल के लिए क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B और B इक्वल टू C। फिर हेक्सागोनल के लिए क्या हो जाएगा, A इक्वल टू B और B नॉट इक्वल टू C। और मोनोक्लिनिक के लिए क्या हो गया, A नॉट इक्वल टू B और B नॉट इक्वल टू C। और लास्ट फाइनली ट्राइक्लिनिक के लिए A नॉट इक्वल टू B और B नॉट इक्वल टू C। तो इस तरह से हम लोग आसानी से क्रिस्टल सिस्टम का एक्सियल लेंथ को याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एक्सियल एंगल के बारे में। ठीक है, तो एक्सियल एंगल फर्स्ट 3 अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। सेकेंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। थर्ड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो आप फोर्थ में क्या जाएंगे, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, बट गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। यह तीनों आपस में इक्वल है लेकिन वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उसी तरह हेक्सागोनल में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इक्वल टू 120 डिग्री। याद रखना, यहाँ गामा नॉट इक्वल टू 90, तो नेक्स्ट में क्या करना है, गामा 120। तो फिर अब नेक्स्ट में मोनोक्लिनिक के लिए अल्फा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री बट बीटा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट ट्राइक्लिनिक के लिए अल्फा इक्वल टू नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा नॉट इक्वल टू गामा और गामा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इस तरह से हम लोग एक्सियल एंगल भी आसानी से याद कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल
तो क्यूबिक का एग्जाम्पल क्या होता है? NaCl, KCl, ZnS, डायमंड। टेट्रागोनल का TiO2, PbWO4, SnO2, NH4Br। ऑर्थोरोम्बिक के लिए KNO3, BaSO4, K2SO4 और रोम्बिक सल्फर। रोम्बोहाइड्रल के लिए NaNO3, ICl, क्वार्ज, CaCO3, HGS। हेक्सागोनल के लिए ZnO, CdS, HGS, SiC। मोनोक्लिनिक के लिए मोनोक्लिनिक सल्फर, KClO3, CaSO4, .2H2O। और ट्राइक्लिनिक के लिए CuSO4, .5H2O, H3BO3 और K2Cr2O7। इस तरह से हम लोग ये क्रिस्टल सिस्टम इन 3 डायमेंशन को आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें से आप इस क्रिस्टल सिस्टम में से 2 क्वेश्चन राइज होता है जो एग्जाम में, बोर्ड में और नीट और जी मेंस में, IIT में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो वो 2 क्वेश्चन क्या हो? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि इस 7 क्रिस्टल सिस्टम में से कौन सा क्रिस्टल सिस्टम मोस्ट सिमेट्रिकल होता है और कौन मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो मोस्ट सिमेट्रिकल को हम लोग लिस्ट अनसिमेट्रिकल भी कह सकते हैं और मोस्ट अनसिमेट्रिकल को लिस्ट सिमेट्रिकल भी कह सकते हैं। इसलिए कंफ्यूजन नहीं करना है, ध्यान रखना है। कभी का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में जनरली सिंपल लैंग्वेज में रहेगा मोस्ट सिमेट्रिकल और मोस्ट अनसिमेट्रिकल। बस कंप्लीशन व्यू में आपसे इस मोस्ट सिमेट्रिकल पे क्या दे देता है? लिस्ट अनसिमेट्रिकल या फिर लिस्ट सिमेट्रिकल। तो कंफ्यूजन नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया। तो मोस्ट सिमेट्रिकल कौन सा कैसा सिस्टम होता है? क्यूबिक। और जबकि मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्या होता है? ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे याद करेंगे? तो इस चार्ट के थ्रू ध्यान देना है कि टॉप में मोस्ट सिमेट्रिकल, बॉटम मोस्ट अनसिमेट्रिकल। टॉप जो होता है वो क्या होता है? मोस्ट सिमेट्रिकल होता है और बॉटम मोस्ट अनसिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो ये मैंने क्या लिखा? टॉप। इधर मैंने क्या दिया? बॉटम। ठीक है, तो टॉप में हमने क्या कहा? मोस्ट सिमेट्रिकल। ठीक है, और जबकि बॉटम में मोस्ट अनसिमेट्रिकल। तो टॉप में मेरा क्या है? क्यूबिक, इसलिए मोस्ट सिमेट्रिकल क्यूबिक। बॉटम मेरा क्या है? ट्राइक्लिनिक, इसलिए मोस्ट अनसिमेट्रिकल ट्राइक्लिनिक। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। याद रखना है, अगर हम टॉप टू बॉटम अगर ABCD लिखेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले मेरा क्या आएगा? S और U में S, इसलिए टॉप, S टॉप यानी सिमेट्रिकल, U बॉटम यानी अनसिमेट्रिकल। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। तो अगर दूसरे ट्रिक के माध्यम से अगर हम जानना चाहें, याद करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। अभी आप लोग +2 में हैं, तो +2 के बाद आगे का साइंस से अगर स्टडी करना चाहेंगे तो ग्रेजुएशन करेंगे साइंस से, डिग्री से, जिसे हम लोग बोलते हैं बैचलर इन साइंस। अब बैचलर अगर कर लिया तो फिर आप आगे क्या करेंगे? मास्टर इन साइंस डिग्री। तो यानी मास्टर इन साइंस डिग्री क्या बोलेंगे? MSc, मास्टर इन साइंस। तो क्या शॉर्ट में हम देंगे? MSc। ठीक है, M से मोस्ट, S से सिमेट्रिकल, C से क्यूबिक। ठीक है, अब हम लोग यूनिट सेल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यूनिट सेल किसे कहते हैं? A 3-dimensional group of lattice point which when repeated in space produce the whole crystal are known as unit cell। लेटिस पॉइंट का 3-dimensional ग्रुप जिसको हम लोग स्पेस में अगर अरेंजमेंट करें तो वह हॉल क्रिस्टल का निर्माण करें, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट सेल। ठीक है, या अगर दूसरे वर्ड में अगर इसे हम डिफिनेशन दें तो क्या बोलेंगे? द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन स्पेस
produce the whole crystal lattice or space lattice is known as unit cell. या होल क्रिस्टल का वह स्मॉलेस्ट पार्ट जिसको हम लोग 3 डायमेंशन में अगर अरेंज करें तो वह संपूर्ण क्रिस्टल का फॉर्मेशन करे, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सेल। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो अब इस यूनिट सेल से रिलेटेड कुछ टर्म है, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो पहला है फेसेस। तो द यूनिट सेल आर बॉन्डेड बाय सरफेस which are usually planar and arranged in different pattern are known as faces। यानी यूनिट सेल का वह सरफेस जो कि क्या हो, प्लेनर हो और एक डिफरेंट पैटर्न में अरेंज होता है, तो उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा है एज। एज क्या हो गया, व्हेन टू एडजेसेंट फेसेस इंटरसेक्ट देन वी गेट एन एज। जब दो एडजेसेंट फेस आपस में इंटरसेक्ट करेगा तो उससे जो मेरा क्या होगा, एक एज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, एक्सियल एंगल, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स टू द टू इंटरसेक्टिंग फेसेस आर कॉल्ड एक्सियल एंगल। जब दो इंटरसेक्टिंग फेसेस क्या करता है, आपस में इंटरसेक्ट करता है, उससे जो मेरा एंगल का फॉर्मेशन होता है उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सियल एंगल। और सॉलिड एंगल, व्हेन 3 or more edges intersect then we get a solid angle। जब दो फेस अगर इंटरसेक्ट किया उससे जो एंगल बनेगा उसे क्या बोलेंगे, एक्सियल एंगल। और जब 3 या 3 से अधिक फेसेस अगर इंटरसेक्ट करता है तो उससे जो एंगल का फॉर्मेशन होता है उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉर्नर। तो ईच कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल इज डिफाइंड बाय ए लैटिस पॉइंट एट विच एन एटम, आयन और मॉलिक्यूल कैन बी फाउंड इन द क्रिस्टल। किसी भी यूनिट सेल का कॉर्नर वह लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। और लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं, तो लैटिस पॉइंट किसी भी यूनिट सेल का वह पॉइंट है जहां पर कि एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन प्रेजेंट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। और लैटिस पॉइंट को यहाँ पर हम लोग कॉर्नर के रूप में डिनोट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल क्या होगा, ए बॉडी डायगोनल इज ए लाइन दैट कनेक्ट टू वर्टिसेस दैट आर नॉट ऑन द सेम फेसेस। जब दो डिफरेंट फेसेस का वर्टिसेस को आगे पास में जो इंटरसेक्ट करता है, जो लाइन मिलाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी डायगोनल। ठीक है, हम लोग इसे आगे फिगर में समझेंगे। तो पहले लोग समझ रहे थे डिफरेंस ऑफ फेस डायगोनल। ए फेस डायगोनल इज ए लाइन दैट कनेक्ट्स टू वर्टिसेस दैट आर ऑन द सेम प्लेन। यदि सेम प्लेन का 2 वर्टिसेस को आपस एक लाइन के द्वारा मिलाया जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं फेस डायगोनल। और जब दो डिफरेंट फेसेस का वर्टिसेस को आपस में अगर मिलाया जाए तो उससे जो लाइन का जो फॉर्मेशन होता है उस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं बॉडी डायगोनल। ठीक है, तो हम लोग ये यूनिट सेल का एक रिप्रेजेंट किए हुए हैं। ठीक है, तो देखिए इस यूनिट सेल में ये पॉइंट लैटिस पॉइंट या फिर कॉर्नर, तो फिर यहाँ भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये भी कॉर्नर, ये कॉर्नर, कॉर्नर, कॉर्नर और ये कॉर्नर। तो टोटल कितने कॉर्नर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं। समझ में आ गई? तो चलिए अब कॉर्नर के बाद आता है फेसेस। फेस में मैंने क्या बोला कि द यूनिट सेल आर बाउंडेड बाय सरफेस विच आर यूजुअली प्लेनर एंड अरेंज इन डिफरेंट पैटर्न। अब ये यूनिट सेल इस सरफेस के द्वारा क्या बाउंडेड है, देखिए ये यूनिट सेल इस सरफेस के द्वारा
मेरा बॉन्डेड है ना, तो इसलिए ये इसे हम क्या बोलेंगे, फेस। तो फिर दूसरा, तो इसको लेके चलेंगे, दूसरा फेस, फिर इसको लेके चलेंगे, थर्ड, फिर इसको लेके चलेंगे, फोर्थ, फिर इसको लेके चलेंगे, फ्रंट, फिफ्थ और बैक इसको लेके चलेंगे। तो दिस इज 6, यानी एक यूनिट सेल में कितने फेसेस होते हैं, 6। ठीक है। तो अब एज में क्या होता है, व्हेन टू एडजेसेंट फेसेस इंटरसेक्ट देन वी गेट एन एज। अब एक फेस मैंने ये लिया और एक फेस मैंने ये लिया, ये दोनों फेसेस जिस पॉइंट पर मिल रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एज। तो ये पॉइंट मेरा क्या कह रहा है, एज। ठीक है। उसी तरह अगर हम इसको लेके चलेंगे ये, तो ये भी मेरा क्या है, एज। यानी इसमें ये फेस हुआ और इसका ये बैक वाला फेस, तो ये दोनों इस पॉइंट पर मिल रहा है, इसलिए ये एज। तो टोटल एज कितने, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12, यानी एक यूनिट सेल में कितने एज होते हैं, 12। ठीक है, समझ गया। अब एक्सियल एंगल, द एंगल बिटवीन द नॉर्मस टू द टू इंटरसेक्टिंग फेसेस आर कॉल्ड। अब एक फेस को मैंने ये लिया, ठीक है, ये बैक पोर्शन, और एक फेस को मैंने ये लिया। अब इसके बीच जो एंगल बना, दिस इज एक्सियल एंगल। फिर एक फेस मैंने बैक ये लिया, तो दूसरा फेस मैंने ये ले लिया, तो फिर इससे भी मेरा ये क्या बना है, एंगल, इसी को बोलेंगे एक्सियल एंगल। फिर बैक फेस और ये फेस, इससे जो एंगल बना, दिस इज, तो इसको हम लोग बोलेंगे एंगल। ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग इस लेंथ को अगर रिप्रेजेंट करें, तो इससे हम लोग ए से डिनोट करते हैं, वाई एक्सिस में इसे बी से डिनोट करते हैं, और जेड एक्सिस में इसे सी से डिनोट करते हैं। जैसे ए बी एंड सी, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सियल लेंथ। और ये एक्सियल लेंथ ए एंड सी, इसके बीच का एंगल ये कहलाता है मेरा बीटा। फिर ए एंड बी, इसके बीच का एंगल कहलाता है गामा। फिर एक्सियल लेंथ सी और बी के बीच जो एंगल होता है उसको कहते हैं अल्फा। तो ध्यान रखना, सीधा कैसे उसे मेमोरी करेंगे, ए के सामने अल्फा, बी के सामने एंगल बीटा, सी के सामने एंगल गामा। ठीक है, ध्यान रखें। चाहे हम ए को इधर रिप्रेजेंट करें, चाहे इधर रिप्रेजेंट करें, जिधर भी पढ़े कहीं भी हम रिप्रेजेंट कर दें, बी को भी किसी एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दें, सी को भी किसी एक्सिस में रिप्रेजेंट कर दें, तो हमेशा ध्यान रखना है कि ए के ठीक अपोजिट, इन फ्रंट, सामने में जो एंगल बनेगा तो उसको बोलेंगे अल्फा, बी के सामने बीटा, सी के सामने गामा। ठीक है, समझ गए। तो इसको हम लोग एक मैच बॉक्स के थ्रू समझते हैं। ठीक है, दिस इज मेरा मैच बॉक्स। ठीक है, अब इस मैच बॉक्स को हम लोग, पैकेट को हम लोग क्या माने, एक क्रिस्टल मान रहे हैं। अब इस क्रिस्टल लैटिस को के अंदर, तो यहाँ पर कितने मेरे मैच बॉक्स है इसके अंदर, टोटल 6 मैच बॉक्स अंदर में है। तो ये एक इस मैच बॉक्स को बोलेंगे हम लोग यूनिट से। ये सारा का सारा मेरा मैच बॉक्स मिलकर क्या बनाया, क्रिस्टल लैटिस, या इस पे इसको बोलेंगे हम लोग स्पेस लैटिस। अब मान लो इस स्पेस लैटिस में यहाँ पे मैंने एटम को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ एटम को रिप्रेजेंट किया, यहाँ एटम को रिप्रेजेंट किया, यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ कर दिया और यहाँ कर, तो इसे हम लोग बोलेंगे कॉर्नर। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस में जिस पॉइंट पर भी मेरा एटम, मॉलिक्यूल्स और आयन यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिस पॉइंट या फिर लैटिस साइट। ठीक है, अब हम लोग यूनिट सेल के माध्यम से इसे अच्छी तरह से समझते हैं। तो दिस इज मेरा, उस मैच बॉक्स के पैकेट में एक मैंने मैच बॉक्स को निकाला,
तो दिस इज वन मैच बॉक्स, इसको बोलेंगे यूनिट सेल। अब इसी मैच बॉक्स को हमने क्या कर रहा है, 3 डायमेंशन में अरेंज कर रहे हैं रेगुलरली। तो इसे रेगुलरली अरेंज करेंगे तो दिस इज मेरा, फिर इस दिशा में भी अरेंज कर दें, इस दिशा में भी इसे अरेंज कर दें, इस दिशा में भी इसे अरेंज कर दें। तो इससे जो हॉल क्रिस्टल कंप्लीट बन गया, तो उसी को बोलेंगे हम लोग क्रिस्टल लैटिस। लेकिन अब इस क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पार्ट दिस इज, तो दिस इज मेरा यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में पूछा गया कि कितने कॉर्नर है, ठीक है। तो दिस कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, फिर बैक, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर, दिस इज कॉर्नर। यानी एक यूनिट सेल में कितने कॉर्नर, 8 कॉर्नर, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फेस के बारे में। तो दिस इज फेस, वन फेस, इसके ठीक अपोजिट सेकेंड फेस, ये थर्ड फेस, इसके ठीक अपोजिट फोर्थ फेस, ये फिफ्थ फेस, इधर ये 6th फेस। यानी एक यूनिट सेल में कितने फेस, 6 फेस, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एज को समझते, एज कितने हैं इसमें। तो 1 2 3 4, इसके ठीक अपोजिट इधर में 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए, 8। अब इधर 9 10 11 12, दिस इज एज। यानी एक यूनिट सेल में कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, समझ गए अच्छी तरह से। अब हम लोग आते हैं फेस डायगोनल। तो फेस डायगोनल क्या हुआ, हमने इस फेस को लिया, इस फेस का 2 वर्टिसेस, एक वर्टिसेस ये, एक वर्टिसेस ये, इस दोनों वर्टिसेस के बीच को जोड़ने वाला जो लाइन कहलाया, तो दिस इज वन वर्टिसेस एनोदर वर्टिसेस। इस दोनों वर्टिसेस को मिलाने वाला जो लाइन कहलाया, इसी को बोलेंगे हम लोग फेस डायगोनल। या फिर इस वर्टिसेस को लें या फिर ये वर्टिसेस लें, इस दोनों के बीच की लाइन को मिलाने वाले को क्या बोलेंगे, फेस डायगोनल, ठीक है। अब मेरा बात आती है बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल किसके कहेंगे, तो हमने इस फेस के ऊपर वाले फेस का इस कॉर्नर को लिया, तो नीचे वाले फेस का अगर फेस डायगोनल होता तो फेस डायगोनल के हमने क्या लिया, इस कॉर्नर को लिए, तो ये कॉर्नर लिया था। तो अगर बॉडी डायगोनल केस आएगा तो अपर वाले फेस का अगर हम इस कॉर्नर को ले रहे हैं तो नीचे वाले फेस का नीचे वाले कॉर्नर को लेंगे, उसके दोनों को बीच को जो लाइन जो मिलाएगा उसी को बोलेंगे हम लोग बॉडी डायगोनल, ठीक है। या फिर क्लासरूम, एक क्लासरूम में वन कॉर्नर अपोजिट धर लिए, तो अब इस कॉर्नर का अपोजिट में नीचे वाला कॉर्नर जो लाइन जो मिलाएगा उस कॉर्नर को हम लोग क्या बोलेंगे, बॉडी डायगोनल, ठीक है। लेकिन अगर उस कॉर्नर को अगर लिए, अब इस वाल का नीचे कॉर्नर को लिए, ये लाइन जो मिलेगा तो दोनों आपस में लाइन, जिस लाइन को इसे बोलेंगे फेस डायगोनल, ठीक है। या फिर अगर हम उस कॉर्नर को लिए तो अगर नीचे कॉर्नर लेंगे अपोजिट में, तो वो क्या लगेगा मेरा बॉडी डायगोनल। या फिर अगर हम उस कॉर्नर को लेंगे तो उस कॉर्नर को लेंगे, तो ये मेरा क्या लाएगा, फेस डायगोनल, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो देखिए ये मेरा एक फेस है, ठीक है। इस फेस का ये कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिला है, तो ये जो मेरा हो रहा है इसे बोलेंगे हम लोग फेस डायगोनल। सॉरी, तो मैंने यहाँ पर इस फेस का यहाँ पर क्या लिया, बैक साइड का लिया, तो इस फेस का फ्रंट वाले को लेंगे, तो तब ये मेरा क्या कहलाएगा, बॉडी डायगोनल। ये जो पॉइंट हुआ, इस फेस का अगर हमने बैक पोर्शन को लिया तो इस फेस का फ्रंट पोर्शन को लेंगे, तो ये दोनों जो लाइनिंग जो आपको से मिलेगा इसे बोलेंगे हम लोग फेस डायगोनल, सॉरी बॉडी डायगोनल, ठीक है। और ये मेरा कहलाया फेस डायगोनल, ठीक। तो हम लोग फेस डायगोनल और बॉडी डायगोनल के बारे में पढ़े। तो फेस डायगोनल, एक फेस में कितना फेस डायगोनल होगा, 2 फेस डायगोनल। तो टोटल कितना फेस होता है यूनिट सेल में, 6 फेस होता है, इसलिए 6 × 2 यानी टोटल 12 फेस डायगोनल होगा।
और जबकि बॉडी डायगोनल कितना होगा एक यूनिट सेल में? अगर हम इस क्लासरूम को एक यूनिट सेल अगर माने तो इस कॉर्नर टॉप तो उसका बॉटम कॉर्नर एक बॉडी डायगोनल, फिर इस कॉर्नर का बॉटम तो उस अपोजिट कॉर्नर का टॉप, दो बॉडी डायगोनल, फिर अगेन इस टॉप कॉर्नर तो अपोजिट का बॉटम कॉर्नर, इस दोनों को लाइन मिलाएंगे, जो मिलेगा उसे कहेंगे एक बॉडी डायगोनल। तो फिर एक इधर बॉटम तो उसका टॉप, तो दिस इज 4 बॉडी डायगोनल। यानी एक यूनिट सेल में कितना बॉडी डायगोनल होता है? 4 बॉडी डायगोनल। तो अगर हम लोग अब समरी करें तो पूछा जाए कि एक यूनिट सेल में क्या 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 चीज होता है, तो ठीक है, उसके लिए ध्यान देना है। तो एक यूनिट सेल है कॉर्नर कितना? 8, फेस 6, एज 12, फेस डायगोनल 12, बॉडी डायगोनल 4 और एक बॉडी सेंटर आता है 1। यानी जब दो बॉडी डायगोनल जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट को लोग मान लेंगे बॉडी सेंटर, ठीक है। तो इसलिए बॉडी सेंटर 1 होता है, ठीक है। अब किसी भी यूनिट सेल को हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए कहा था पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल ऑफ पैरामीटर के लिए हम लोग क्रिस्टल सिस्टम में बताया था मैंने, तो कितने टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, 3 एक्सियल लेंथ और 3 एक्सियल एंगल, ठीक है। अगर एक्सियल लेंथ को अगर हम एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेंगे तो दिस इज ए, अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किए तो बी, जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट किए तो सी, ठीक है। और एंगल क्या हो जाएगा? एक्सियल लेंथ ए के जस्ट अपोजिट में जो एंगल होगा उसे अल्फा, एक्सियल लेंथ बी के जस्ट अपोजिट में जो एंगल होगा उसे बीटा, एक्सियल लेंथ सी के जस्ट अपोजिट में जो एंगल होगा उसे हम लोग गामा कहते हैं, ठीक है। इस तरह किसी भी यूनिट सेल का कितने पैरामीटर होता है? 6। ये बोर्ड एग्जाम में और नीट में भी, जी मेंस में एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। एक होता है सिंपल यूनिट सेल, दूसरा होता है सेंटर यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल को दूसरा नाम प्राइमेटिव यूनिट सेल या फिर बेसिक यूनिट सेल भी कहते हैं, और सेंटर यूनिट सेल का दूसरा नाम नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब सेंटर यूनिट सेल और सिंपल यूनिट सेल में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल यूनिट सेल के बारे में। तो सिंपल यूनिट सेल किसे कहते हैं, ठीक है। तो व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लेटिस पॉइंट्स आर present only at the corner of the unit cell is known as simple or primitive unit cell। यानी वैसा यूनिट सेल जिसमें उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट हो तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल या फिर प्राइमेटिव यूनिट सेल या फिर बेसिक यूनिट सेल, ठीक है। और सिंपल यूनिट सेल को ही हम लोग क्रिस्टल सिस्टम के रूप में भी जानते हैं। तो इस क्रिस्टल सिस्टम कितने होते हैं? 7 बता चुका हूँ मैं पहले ही, तो याद रखना है, ठीक है। अब हम लोग एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यूनिट सेल बनाया, ठीक है। अगर इस यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पे, तो ये मेरा कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर और एक कॉर्नर। तो टोटल कितने कॉर्नर है? 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 कॉर्नर। अगर एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर प्रेजेंट रहा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल यूनिट सेल, और फिर प्राइमेटिव यूनिट सेल और बेसिक यूनिट सेल। अब हम लोग आते हैं नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल यानी सेंटर यूनिट सेल के बारे में, ठीक है। तो सेंटर और नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल किसे कहते हैं? व्हेन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लेटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट at the each corner as well as the sum
अदर पोजीशन लाइक फेस सेंटर एंड बॉडी सेंटर। ठीक है, तो वैसा यूनिट सेल जिसमें उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त अन्य पोजीशन पर भी अगर उपस्थित हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर यूनिट सेल या फिर नॉन प्राइमेटिव यूनिट सेल। तो सेंटर यूनिट सेल को हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइडिंग करते हैं। पहला बॉडी सेंटर यूनिट सेल, दूसरा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटर यूनिट सेल। बॉडी सेंटर यूनिट क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग बीसीसी कहेंगे। फिर फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम एफसीसी कहेंगे। फिर लास्ट इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम लोग पीसीसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना। अब हम लोग पढ़ेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल किसे कहते हैं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लैटिस पॉइंट्स आर present at the each corner as well as the body center और क्यूब सेंटर। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल उस यूनिट सेल को कहते हैं जिस यूनिट सेल में उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल उसके प्रत्येक कॉर्नर के अतिरिक्त कहाँ प्रेजेंट हो, उसके बॉडी के सेंटर में। तो उसे हम लोग बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे, बीसीसी। ठीक है, जैसे ये मेरा यूनिट सेल है, तो इस यूनिट सेल में ये कॉर्नर, 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 ये टोटल 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर मेरा आइटम प्रेजेंट है। अब इस यूनिट सेल का जो बॉडी सेंटर है, इस बॉडी सेंटर में एक आइटम प्रेजेंट है, इसलिए इस यूनिट सेल को हम लोग बोलते हैं बीसीसी, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द ईच कॉर्नर एज वेल एज द ईच फेस सेंटर एंड ईच कॉर्नर। तो ब्लैक डॉट जो है वो मेरा कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ब्लू डॉट जो है वो फेस सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टोटल फेस 6 होता है, तो फेस सेंटर में 6 आइटम प्रेजेंट है मेरा, और प्रत्येक कॉर्नर पे यानी 8 कॉर्नर होता है, तो प्रत्येक कॉर्नर पे 8 आइटम प्रेजेंट है। इसलिए इस यूनिट सेल को बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, यानी शॉर्ट में क्या बोलेंगे, एफसीसी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसे, ईसीसी। तो इन दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट at the each corner as well as the 2 opposite or alternate faces center। ठीक है, तो मैंने एक यूनिट सेल लिया, इस यूनिट सेल में क्या किया, प्रत्येक कॉर्नर प्रेजेंट कर दिया। अब हमने ये ऊपर वाले फेस को लिया और नीचे वाले फेस को लिया, अगर इस दोनों फेस के सेंटर पे आइटम को रिप्रेजेंट कर दिए तो ये मेरा इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो या फिर लेफ्ट और राइट वाले को अगर लेके चले, फेस को लिए, उसमें अगर आइटम प्रेजेंट हो गया तो भी ये मेरा क्या कहलाया, इन सेंटर यूनिट सेल। अगर हम फ्रंट और बैक साइड वाला फेस को लेकर चले तो 2 आइटम प्रेजेंट है, तो इसलिए इसे बोलेंगे हम लोग ईसीसी, यानी इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में ध्यान रखना, क्या रखना है, ईच कॉर्नर और 2 अपोजिट फेस, या फिर उसको हम लोग अल्टरनेट फेस सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग ब्रेविस लैटिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ब्रेविस नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का वेरिएशन का बारे में अध्ययन किया। तो उन्होंने देखा कि 14 टाइप्स का लैटिस प्राप्त हुआ, जिसे हम लोग ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ठीक है, तो वही है ऑन द बेसिस ऑफ 6 पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल दे आर डिवाइडेड इनटू 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, तो यूनिट सेल के पैरामीटर के आधार पर क्रिस्टल सिस्टम कितने प्रकार का होता है, 7 प्रकार का होता है। ठीक है, each crystal system has a possible variation, so they are further classified into 14 types of lattice is known as Brevis lattice। तो ब्रेविस नामक साइंटिस्ट ने क्या किया, प्रत्येक क्रिस्टल सिस्टम का लैटिस का वेरिएशन का अध्ययन किया, तो देखा कि उन्हें 14 टाइप्स का वेरिएशन उन्हें प्राप्त हुआ, जिसे क्या कहा उन्होंने, ब्रेविस लैटिस।
ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम, नंबर ऑफ स्पेस लैटिस और लैटिस टाइप, ठीक है। तो क्रिस्टल सिस्टम के लिए मैंने ट्रिक बताया था, क्या करना है, अपना फ्रेंड का सीटी स्कैन कराना है और HMT घड़ी गिफ्ट में दे देना है। तो C से क्यूबिक, T से टेट्रागोनल, O से ऑर्थोरोम्बिक, R से रोम्बोहाइड्रल, H से हेक्सागोनल, M से मोनोक्लिनिक और T से ट्राइक्लिनिक। तो नंबर ऑफ स्पेस लैटिस को याद रखना है कि क्यूबिक में नंबर ऑफ स्पेस लैटिस कितना होता है, 3, टेट्रागोनल में कितना होता है, 2, ऑर्थोरोम्बिक में कितना होता है, 4, रोम्बोहाइड्रल में कितना होता है, 1, हेक्सागोनल में कितना होता है, 1 और मोनोक्लिनिक में कितना होता है, 2 और जबकि ट्राइक्लिनिक में कितना होता है, 1, ठीक है। अब लैटिस टाइप, तो क्यूबिक में बॉडी सेंटर, सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर होता है लैटिस टाइप। टेट्रागोनल में बॉडी सेंटर और सिंपल क्यूबिक होता है। ऑर्थोरोम्बिक में बॉडी सेंटर, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर और इन सेंटर होता है। जबकि रोम्बोहाइड्रल में सिंपल क्यूबिक होता है, हेक्सागोनल में सिंपल क्यूबिक होता है, जबकि मोनोक्लिनिक में सिंपल क्यूबिक और इन सेंटर होता है, और जबकि लास्ट ट्राइक्लिनिक में मेरा सिंपल क्यूबिक यूनिसेल होता है, ठीक है। तो इसे याद हम लोग कैसे रखेंगे, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का लैटिस टाइप यानी ब्रेविस लैटिस, किस क्रिस्टल सिस्टम में कौन सा लैटिस टाइप है, उसी सभी को मिला के हम लोगों ने क्या कहा, उसे ब्रेविस लैटिस। तो उसके लिए बस एक याद वर्ड याद, एक सेंटेंस याद रखना है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्सचेंज, ठीक है। बॉर्डर का B से BCC, सिक्योरिटी का S से सिंपल क्यूबिक, फोर्स का F से FCC और एक्सचेंज का E से ECC, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्सचेंज कैसे हम लोग इसे याद करेंगे, तो ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एक्सचेंज फॉरवर्ड यानी जिस क्रिस्टल सिस्टम में 4 नंबर ऑफ लैटिस होता है उसमें चारों का 4 होगा, यानी बॉडी सेंटर भी होगा, सिंपल क्यूबिक भी होगा, FCC भी होगा और ECC भी होगा। तो हम लोग ऑर्थोरोम्बिक में 4 लैटिस टाइप है तो दे दिए, BCC, SC, FCC, ECC, ठीक है। ये पॉइंट पे क्लियर हो गया। एक चीज हमेशा याद रखना है कि सभी 7 क्रिस्टल में सिंपल क्यूबिक प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सभी 7 क्रिस्टल सिस्टम में सिंपल क्यूबिक मेरा टाइप्स ऑफ लैटिस है क्या, प्रेजेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब एक बात याद आ जाएगा कि जिस ब्रेविस लैटिस जिसमें होता है 3, ठीक है, किसमें होता है 3 होता है, तो 3 किसमें होता है, तो बस एक ही में होता है क्यूबिक। तो उसके लिए वर्ड याद कर लिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी BSF, ठीक है, याद हो गया बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अब नेक्स्ट टेट्रागोनल में 2 है और फिर मेरा मोनोक्लिनिक में 2 है। एक बार में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को जोड़ा बनाए तो जो कि किसके लिए हो गया, टेट्रागोनल के लिए हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी यानी BCC और सिंपल क्यूबिक होता है मेरा टेट्रागोनल में, जबकि मोनोक्लिनिक में क्या चले जाएंगे, सिंपल क्यूबिक और ECC, सिक्योरिटी एक्सचेंज यानी SC और ECC। तो वैसे याद नहीं रखना है, क्लास में कोई स्टूडेंट है वह ओम बोल रहा है, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, भाई ओम बोलना बंद कर दो, स्टॉप हो जाए, इंड करो, ओम यानी इंड, इंड से ECC, ठीक है। यानी इन सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल किसमें होता है, O से ऑर्थोरोम्बिक, M से मोनोक्लिनिक में, ठीक है, याद हो गया। ऐसे भी याद कर सकते हैं हम लोग। और दूसरा हमें फेस देखना है, तो फेस किसका देखना है, CO का यानी सर्किल ऑफिसर का, C से क्यूबिक, O से ऑर्थोरोम्बिक, ये हो गया मेरा FCC टाइप के लिए, ठीक है।
इस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। और लास्ट बच गया मेरा क्या, BCC। तो फर्स्ट थ्री क्रिस्टल सिस्टम में मेरा क्या हो जाएगा, BCC, यानी बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो समझ में आ गया अच्छी तरह से। तो जिस ढंग से आप लोग याद करना चाहे उस ढंग से याद कर सकते हैं। ये एग्जाम में बोर्ड व्यू से भी पूछता है और कंडीशन में भी पूछता है। ठीक है, पूछ देगा कि टोटल नंबर ऑफ ब्रेविश लैटिस क्या बोलेंगे, 40। टोटल नंबर ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स 7। ठीक है, क्रिस्टल में 7 लेटर प्रेजेंट है, इसलिए याद रखना क्रिस्टल सिस्टम कितना, 7। ब्रेविश और लैटिस सभी का लेटर को जोड़ दो, ऐड कर दो, कितने हो जाते हैं, 40। इसलिए ब्रेविश लैटिस कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ 40। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, यानी ब्रेविश लैटिस कितने होते हैं, 14। 14 का हाफ कर देंगे 7, तो हो जाएगा मेरा क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया या आपने नॉलेज ग्रहण किया, तो आपको लगता है कि यह नॉलेज अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, तो आप मेरे YouTube चैनल को शेयर करें और साथ ही लाइक और कमेंट करना ना भूलें।